Hi friend, welcome again. Now we are discussing about the end of the civilization, कि how this हड़प्पन civilization ends. Okay. जो एविडेंस है जो हमें बेसिकली एमसीक्यू के लिए तैयार करने हैं वो हमें है कि बेसिकली मोस्टली आज जो मॉडर्न टाइम में माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन का कोई एंड नहीं हुआ, बल्कि सिविलाइजेशन थी प्री हड़प्पन थी। प्री हड़प्पन के बाद सिविलाइजेशन है वो आपकी मैच्योर हड़प्पन की साइड आई, और मैच्योर हड़प्पन के बाद सिविलाइजेशन लेटर हड़प्पन पीरियड में चली गई। तो लेटर हड़प्पन पीरियड में क्या देखेंगे कि मेच्योर हड़प्पन की जो भी फीचर्स थी वो सारी लेटर हड़प्पन में समाप्त हो गई है। जैसे कि मेच्योर हड़प्पन में पूरी सिविलाइजेशन है वो अर्बन सेंटर्स में थी, तो लेटर हड़प्पन में सिविलाइजेशन है वो दोबारा से विलेजेस के अंदर चली गई है। ठीक है। जो जिस प्रकार से जो भी यूनिक टाइप की ब्रिक्स यूज हो रही थी, वेट सिस्टम यूज हो रहा था, मतलब जो भी इसकी स्पेशलिटी थी ना वो सिविलाइजेशन की, वो सारी की सारी अब हमें समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी मॉडर्न टाइम में ये माना जाता है कि सिविलाइजेशन का कोई डिक्लाइन या कोई एंड नहीं हुआ, बल्कि सिविलाइजेशन लेटर फेज में विलेजेस के अंदर कंटिन्यू रही है और इसका एरिया है वो और बढ़ गया है। लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग जो साइंटिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला ये माना जाता है कि देयर अपीयर्स टू हैव बीन ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर मार्क्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि मेच्योर हड़प्पन में जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो कि स्पेशल आर्टिफैक्ट्स थे, जो केवल यहाँ पे यूज हो रहे थे, अब उनका डिसअपीयरेंस हो गया है। अब वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। जैसे कि वेट सिस्टम है, सील्स है, स्पेशल बीड्स है, राइटिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, ये सारे के सारे अब डिसअपीयर्ड हो गए हैं। अब सिविलाइजेशन कहाँ चल रही है? अब सिविलाइजेशन शहरों को छोड़ दिया है, बल्कि सिविलाइजेशन गाँवों की तरफ अभी भी कंटिन्यू चल रही है, जिसको बाद में क्या बोला गया है? लेटर हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स। यानी मेच्योर के बाद आने वाली लेट हड़प्पन, यानी मेच्योर के बाद शुरू हो रही है तो इसको लेट हड़प्पन बोला गया है। सक्सेसर कल्चर्स का मतलब है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की उसकी सक्सेसर, उसके बाद आने वाली जो कल्चर्स है उसके बारे में ये बातें बोली गई हैं। ठीक है। अब कुछ और रीजन जो हिस्टोरियंस ने दिए हैं कि मे बी सिविलाइजेशन के इस प्रकार से एकदम से अचानक से चेंज होने के रीजन क्या है, कि भाई मेच्योर को छोड़कर भी लोग गाँव की तरफ शिफ्ट क्यों हो गए, क्या रीज़न रहे होंगे। तो उसके लिए देर आर डिफरेंट रीजन्स आर गिवन। कुछ लोगों ने बोला कि क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ ने बोला कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब यहाँ पे धीरे धीरे जो वन है उनको लोगों ने लगातार इससे कैटल रियरिंग वगैरह इन सब के लिए यूटिलाइज किया होगा, तो उसके कारण धीरे धीरे यहाँ पे डेजर्टिक पार्ट बन गया होगा। एक्सेसिव फ्लड्स आया होगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशन है ये सारी की सारी रिवर वैली में थी, तो वहाँ पे फ्लड्स आई होंगी, तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू कर दिया होगा। या शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, कि रिवर्स ने या तो अपना पाथ चेंज कर लिया होगा, या रिवर्स हैं वो उस जगह से पर्टिकुलर जगह से शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह से वो शुरू हो गई होंगी, तो लोगों ने दोबारा से रिवर को फॉलो किया होगा, तो शहरों को छोड़कर लोग दूसरी जगह पे सेटल हो गए होंगे। ठीक है। सम ऑफ दीज में होल्ड टू बी सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन। अब ये कि ये जो सारे रीजन दिए गए हैं, ये रीजन कुछ से पर्टिकुलर शहरों के लिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इस प्रकार से अचानक से नष्ट हो जाए तो उसके लिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। तो इट अपीयर्स दैट ए स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट्स परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू एंड। तो इसलिए मॉडर्न टाइम में यह माना जाता है कि हड़प्पन स्टेट जो कि सारी सिविलाइजेशन को चला रहा था, शायद वो स्टेट है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, और लोगों ने जिसके कारण जो डिसअपीयरेंस ऑफ सील्स, स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बीड्स, पोइट्री, ये सारी स्टैंडर्ड वेट सिस्टम ये सारी ख़त्म हो गई, और लोकल रूप से लोगों ने एक नई कल्चर की शुरुआत की है। ठीक है। दी सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट। अब ये है कि सब कॉन्टिनेंट में दोबारा से जो पूरे एक मिलियन ईयर का टाइम करना पड़ता है दोबारा से शहरों की शुरुआत, जो कि होती है 6 BCE से। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो शहर थे उन शहरों के नष्ट होने के बाद दोबारा से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो शहरीकरण है, जो अर्बन लाइफ है, वो शुरुआत होती है उसकी 6 BCE से, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है। ये पैसेज को हम बाद में देखेंगे पैसेज के पर्पज से। नाउ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या मेन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कनिंघम साहब के लिए। तो पहला MCQ यहीं से बन रहा है। कनिंघम साहब कौन थे? दी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ दी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम से जो ऑफिस बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ASI जिसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम साहब थे।
ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है इसको मैच दी फॉलोइंग में कि फर्स्ट ASI जनरल कनिंगम, जॉन मार्शल, ये दयाराम सानी, ये तो जो भी अब नाम आएंगे जितने भी जेंटलमैन्स के, उन सारे नाम को याद रखना है, ठीक है। अब कनिंगम साहब का यहाँ पे क्या रोल है, तो कनिंगम कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे, तो कनिंगम साहब का रोल ये है कि देखो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। कनिंगम के टाइम भी एक ब्रिटिश सोल्जर था, उसने कनिंगम को एक हड़प्पा से रिलेटेड जो सील है वो उसे प्रोवाइड की थी। ये वाली वो सील थी जो कि बाद में कनिंगम ने अपनी जो ड्रॉ भी की थी, इसे इसका ड्राइंग उसने तैयार किया था। लेकिन कनिंगम के टाइम क्या था कि नॉर्मली जो इंडियन हिस्ट्री थी, अर्ली इंडियन हिस्ट्री 6th century BC तक जा रही थी, यानी 6 BC, क्योंकि 6 BC से रिलेटेड हमारे पास रिटर्न एविडेंस है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के लिए। तो कनिंगम साहब ने इसे जो सील वगैरह जो मिली इसको उन्होंने वो कभी सोच ही नहीं पाए कि इंडिया में 600 BC से इतनी पुरानी भी कोई सिविलाइजेशन रही होगी, क्योंकि उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन जो बौद्ध और चाइनीज के जो बौद्ध लिटरेचर था उसी के बेस्ड थी, तो वो उससे पहले के बारे में इंडियन हिस्ट्री के बारे में कभी सोच ही नहीं पाई। तो इसीलिए इस सील को वो किसी पर्टिकुलर टाइम से कनेक्ट नहीं कर पाई। ये कनिंगम का कन्फ्यूजन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इनफैक्ट कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री, जो कि 6th century BC से शुरू होती है। एंड लेटर पीरियड्स ही यूज्ड द अकाउंट्स ऑफ लेफ्ट बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, जिन्होंने कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 4th से 7th century के बीच उन्होंने विजिट किया था। तो चाइनीज बुद्धिस्ट ने जो भी लिखा कनिंगम के अकॉर्डिंग वही इंडिया की अर्ली हिस्ट्री है। उससे पहले देखो चाइनीज बुद्धिस्ट तो कब आए थे, बौद्ध के महात्मा बुद्ध के बाद इंडिया में उन्होंने जब बौद्ध रिलीजन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलना शुरू हुआ उसके बाद वो इंडिया में आए थे। और ये सिविलाइजेशन है वो तो बहुत पहले की है। तो कनिंगम को जब ये एविडेंस मिला तो इस एविडेंस का भी वो कोई बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाया, वो इस कन्फ्यूजन में रहा, क्योंकि वो कभी सोच ही नहीं पाया कि इंडिया की सिविलाइजेशन इतनी पुरानी भी हो सकती है। सो व्हेन ही एक्सपेक्टेड साइट ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड ए कल्चरल वैल्यू। ए साइट, अब ये कि नॉर्मली कनिंगम को सब कुछ पे मिल तो गया, लेकिन कनिंगम के साथ दूसरा कन्फ्यूजन क्या था कि ये साइट लाइक हड़प्पा जैसी जो भी साइट है उस साइट के बारे में वो कभी नहीं सोच पाया कि ये साइट कहीं ए साइट लाइक हड़प्पा विच वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द इन्वेंटरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स वाज नॉट नोन एज एन अर्ली हिस्टोरिक सिटी डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कि कनिंगम जो इंडियन हिस्ट्री को लेकर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो इन्वेस्टिगेशन उसका उन साइट्स को लेकर था जो कि चाइनीज पिलग्रिम्स ने अपनी बुक्स में बताया था। तो हड़प्पा की जो ये साइट्स थी वो इन पिलग्रिम्स की बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसने इस और ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उस समय कनिंगम के टाइम यहाँ पे कोई भी नई खोज होना पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कनिंगम के साथ, कनिंगम का कन्फ्यूजन इसी को बोलते हैं। A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. कि उसे हड़प्पा की सील भी मिल गई थी, उसे उसने नोट भी कर लिया था, लेकिन इस सील को उसने किस टाइम फ्रेम में रखा जिस टाइम फ्रेम से वो फेमिलियर था। बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स थॉट द इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज ऑफ द गंगा वैली। जो गंगेटिक वैली में जो 6 BC में 600 BC में जो पहली सिटियों की शुरुआत हुई है, कनिंगम ने माना कि इंडियन हिस्ट्री की तो शुरुआत वहीं से होती है, और उसने इस जो ये सील मिली उसको भी उसने उसी से कनेक्ट करने की कोशिश की। उसने ये कभी सोचा ही नहीं कि इंडिया में 2000 BC पहले भी कोई इस प्रकार की कोई सिविलाइजेशन पॉसिबल थी। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ दी हड़प्पा। तो यहाँ से एक अजर्सन और रीजनिंग का सवाल बन सकता है बेसिकली सीधा सा इसको कनिंगम के कन्फ्यूजन को लेकर ही, कनिंगम क्यों कन्फ्यूज था, क्योंकि अजर्सन में वो डाल देंगे कि ये रीजनिंग में वो ये अजर्सन में वो डाल देंगे कि वो इस प्रकार से इसको वो कनेक्ट नहीं कर पाया, और रीजन उसका डाल देंगे कि कनिंगम के लिए हिस्ट्री की शुरुआत वो 600 BC में जो गंगेटिक वैली के शहर है वहीं से हुई थी, क्योंकि इन शहरों का डिस्क्रिप्शन है वो चाइनीज पिलग्रिम्स ने अपनी बुक्स में दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक अजर्सन रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। अब लग रहा है कि कुछ नए पार्ट्स नए कैरेक्टर हमारे सामने आ रहे हैं। तो देखिए पहला जो आएगा MCQ में, सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय द आर्कियोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी इन दी 20th century। 20वीं शताब्दी में हड़प्पा में सील्स की खोज दयाराम साहनी के द्वारा हुई। तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा हुई, ये भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाए तो आंसर सीधा सा होगा दयाराम साहनी, ओके। उसके बाद इसी के साथ एक दूसरे भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो में सील्स की खोज की है, तो वो नाम किसका हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी का।
तो डायरेक्ट उसमें ये दिया है, भारत का पहला एएसआई कौन हो गया, कनिंघम साहब हो गए। हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखाल दास बनर्जी ने, याद रखिएगा, ठीक है। और जब हड़प्पा की खोज हुई तो उस समय भारत में एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वो थे जॉन मार्शल साहब, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब इंडिया में खोज हुई तो उस समय इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे, जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल ये भी आया कि भाई वर्ल्ड के सामने हड़प्पन सिविलाइजेशन को सबसे पहले किसने पेश किया, तो वो आंसर होगा जॉन मार्शल ने, ठीक है। क्योंकि ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड, तो जॉन मार्शल ने ये अनाउंस किया था क्योंकि वो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने अनाउंस किया वर्ल्ड के सामने कि भाई इंडिया में एक नई सिविलाइजेशन मिली है जिसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो इसी के बेस पे एस.एन. रॉय को याद रखिएगा, उनकी एक बुक है, एस.एन. रॉय ने अपनी बुक में लिखा है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में, और डायरेक्टली कई बार ये स्टेटमेंट देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंड हर, कि मार्शल ने भारत को पाया था उससे 3000 साल पहले ले जाकर उसने उसे छोड़ा। तो ये स्टेटमेंट एस.एन. रॉय ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में दिया है। ये स्टेटमेंट किसके बारे में है, जॉन मार्शल के बारे में है। किसने लिखा है, एस.एन. रॉय ने लिखा है। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं। एएसआई का पहला जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कनिंघम साहब हैं। हड़प्पा में खोज किसके द्वारा हुई, तो दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो में खोज किसने की, तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पहली बार वर्ल्ड के सामने कौन लेके आए, तो वो नाम हो जाएगा जॉन मार्शल साहब का। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब खोज हुई तो एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वो भी जॉन मार्शल साहब थे। एस.एन. रॉय की बुक का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर, तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट एस.एन. रॉय का है। ये स्टेटमेंट किस बुक में लिखा गया है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा गया है। तो ये 5 से एमसीक्यू यहाँ से रेगुलर बन रहे हैं, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम बात करें कि ये देखिए एक और काम आया है कि जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे, उन्होंने एक इंडियन आर्कियोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज वो लेके आए थे। वो चेंज क्या था वो हम देखते हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। इंडिया में पहला प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट कौन था जिसने भारत में काम किया, तो जॉन मार्शल थे। उससे पहले जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट देखोगे वो ज़्यादातर आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह इसी प्रकार से थे, जॉन कनिंघम वगैरह। उनका आर्कियोलॉजी उनका प्रोफेशन नहीं था, ठीक है। उनका आर्कियोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट था तो उसको देखते हुए उन्हें डायरेक्टर वगैरह बना दिया गया। लेकिन जो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने इंडिया में काम किया वो थे जॉन मार्शल साहब। अब जॉन मार्शल साहब अपने साथ क्या लेके आए, तो उन्होंने ग्रीस और क्रेटा वगैरह में यहाँ पे आर्कियोलॉजी का काम पहले वो कर चुके थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस उनके साथ आया। साथ ही वो कनिंघम की तरह स्पेक्ट्रल फाइंड्स ही वाज इक्वली कीन टू लुक द पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ। मार्शल टेंडेड टू एक्सक्वेट अलोंग रेंगुलर हॉरिजॉन्टल लाइन्स मेजर्ड एंड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट्स इनक्लूडिंग द स्टेटोग्राफिक ऑफ दी साइट्स। This meant that all the record from the sites were grouped together even if they were found at different stratigraphic layers. अब ये देखो मार्शल साहब एक नई चीज़ क्या लेके आए थे। मार्शल साहब ने पहली बार ये काम शुरू किया इंडिया में। स्टेटोग्राफी वाला जो सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो ये मार्शल साहब के द्वारा लाया गया था, ठीक है, ये वाला चीज़। इसमें जो स्टेटोग्राफी की जो देख रहे हो द स्टेटोग्राफी, ये जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। अगला एमसीक्यू आ रहा है, R.E.M. व्हीलर वाज द लास्ट डायरेक्टर जनरल। एएसआई के लास्ट डायरेक्टर जनरल थे इंडिया के अंदर। वो उसके बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। तो सबसे लास्ट वाले कौन थे, R.E.M. व्हीलर साहब थे। वो सबसे लास्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने एक नई प्रकार की टेक्निक नेसेसरी टू फॉलो द स्टेटोग्राफी ऑफ द माउंट रादर देन डिग मैकेनिकली अलोंग विद द यूनिफॉर्म और मोरओवर एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर ही बोट विद हिम द मिलिट्री प्रिसाइजन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। अब व्हीलर साहब क्या लेके आए, व्हीलर साहब यहाँ पे स्टेटोग्राफी वाला सिस्टम लेके आए थे। स्टेटोग्राफी वाले सिस्टम में क्या होता है कि देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो ये एक पर्टिकुलर जगह है, ओके, यहाँ पे आपको खुदाई करनी है। तो पहला एक खुदाई करने का तरीका होता है जो नॉर्मल हम करते हैं वो हॉरिजॉन्टल रूप से हम खुदाई करते हुए चले जाते हैं,
ठीक है। स्ट्रेटोग्राफी में हम क्या करेंगे कि लेयर बाय लेयर खुदाई करेंगे। उसमें क्या है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर मोहनजोदारो के बारे में मानते हैं कि मोहनजोदारो शहर है वो कई बार बसा है और कई बार वो उजड़ा हुआ है, तो लेयर बाय लेयर करेंगे तो हमें क्या होगी, जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या होगी, सबसे नई होगी। उससे नीचे यदि कोई सामान मिलेगा तो वो उससे पुराना होगा। उससे नीचे जो सामान मिलेगा वो उससे भी ज़्यादा पुराना होगा, और सबसे नीचे वाला सबसे ओल्डेस्ट माना जाएगा। लेकिन यदि आप इस प्रकार से सीधा खुदाई करते हो हॉरिजॉन्टल, तो वो सारे के सारे सामान एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं, सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स। उसमें आप ये पता नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा नया है कौन सा पुराना है। लेकिन जब लेयर बाय लेयर करते हो ना इस प्रकार से प्रिसाइज तरीके से, तो आप उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में बांट सकते हो उन अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को। तो ये जो स्टेटोग्राफी वाली टेक्निक है वो इंडिया में जो लास्ट डायरेक्टर जनरल थे SI के REM व्हीलर साहब वो लेके आए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब इसमें और तो कुछ इम्पोर्टेंट या नहीं है। पास्ट के प्रॉब्लम्स के साथ भी यदि हम बात करें तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हाँ, पास्ट वाले साथ एक स्टेटमेंट ये याद रखिएगा, देखो हमें हड़प्पा से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिली है, मान लो हड़प्पा से रिलेटेड हमें कुछ भी चीज़ मिल रही है, उसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे उसका एक मतलब आप आइडिया लगाते हो कि इसका क्या यार यूटिलाइजेशन रहा होगा। तो बेसिकली देखो कोई नई खोज तो होने वाली है नहीं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में मॉडर्न टाइम में उस पर्टिकुलर चीज़ को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उसी से उसका जम्पशन क्रिएट करते हैं कि वो इसके लिए यूज़ करते होंगे। जैसे हमें वहाँ से मान लीजिए दो टाइप के इस प्रकार से, एक वो था ना, एक पत्थर मिला है और पत्थर के ऊपर वो बोल रहा है कि मेरा जो रसोईया था वो उससे सालन की चटनी तैयार कर रहा है इस पत्थर के ऊपर घिसाई कर कर। तो हम मानते हैं कि वो लोग भी उसको इसी प्रकार से कुछ यूटिलाइज करते होंगे, या तो उसके ऊपर अनाज वगैरह को पीसते होंगे, या फिर वो भी इसी प्रकार से सब्जियां वगैरह तैयार करने के लिए, अपने मसालों को तैयार करने के लिए उसको यूटिलाइज करते होंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में जिन चीज़ों को, जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं, तो एंशिएंट टाइम में भी लगभग उन्हीं चीज़ों के लिए उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता होगा। ये आर्कियोलॉजिस्ट उसी से पता लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम कुछ देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट इस पैसेज के अंदर है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इंटरप्रिटेशन की है वो क्या प्रॉब्लम है। स्पेशली हड़प्पा का जो रिलीजियस मैटर है ना, उसको लेकर बहुत सारे इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड दिक्कतें, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉर्मली एक है ना आपको बहुत सारी वीमेन फिगर्स मिली हैं, टेराकोटा से बनी हुई वीमेन फिगर्स, जो कि जिन्होंने ज्वेलरी डाल रखी है, सम वर एलोब्रेट हेड ड्रेसेस। ठीक है, इन सबको यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो नाम है मदर गॉडेस। ओके, ये मदर गॉडेस नाम इसलिए दिया गया है कि नॉर्मली उस समय जो एंशिएंट सिविलाइजेशन होती थी वहाँ पर जो महिलाएं होती थी उनको देवियों के रूप में पूजा जाता था, मातृ देवी के रूप में, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने मदर गॉडेस दे दिया है। ओके, और इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्टेचू वाली जो मूर्ति मिली है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसका नाम उन्होंने दिया है प्रिस्ट किंग का। ओके, इसके अलावा यदि आप देखो एक तो ग्रेट बार्थ वगैरह है, इन सबको उन्होंने जोड़ा है कि ये सब किसी न किसी रिलीजियस रिचुअल्स के लिए काम आते होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो जो फायर आल्टार्स है ना, वो आपको कालीबंगा और लोथल जो दो जगह से मिले हैं। यानी फायर अल्टार्स का मतलब है कि हमारे यहाँ अभी भी देखते हो ना कि कोई शादी वगैरह होती है या कोई भी रिलीजियस फंक्शन होती है तो हमें हवन वगैरह करते हैं, वो मिट्टी के ऊपर कुछ एक माउल्ड सा बनाकर उसके ऊपर अलग अलग लकड़ियाँ रखकर फिर हम घी का हवन करते हैं, यानी यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसको हम फायर आल्टर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो फायर आल्टर्स हैं वो हमें दो जगह से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात के अंदर है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि फायर आल्टर्स कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, याद रखिएगा। कालीबंगा और लोथल दोनों को रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से वो मिले हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मिला, जो यूनिकॉर्न वाली। यूनिकॉर्न है कि सम एनिमल सच एज दी वन हॉर्न एनिमल, ऑफन एक सिंग वाला जो एनिमल है, जिसके वन हॉर्न एनिमल है जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ये ज़्यादातर आपको सील्स वगैरह के ऊपर
दिखाई देगा। तो इसका भी उन्होंने माना है कि इसका कोई ना कोई माइथोलॉजिकल कुछ ना कुछ ये क्रिएचर था, तो यानी कि रिलीजन से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पे सील्स के ऊपर ये जो नीचे वाली शेप आप देखोगे, ये वाली शेप जो आपको दिखाई देगी नीचे, बेसिकली इस वाले शेप में, ये वाली शेप में, ये आप देखोगे तो इस वाली शेप को, इसको उन्होंने प्रोटोसिवा सील बोला है, या योगी वाली सील बोला है। ठीक है, इसको इन्होंने भगवान शिव जी से कनेक्टेड करने की कोशिश की है। साथ ही इसका जो पोस्चर है वो योगी वाली मुद्रा में है, तो इसलिए उन्होंने इसे योगी सील का भी नाम दिया है। ओके, तो ये नॉर्मली बेसिकली इसको उन्होंने कैसे जोड़ने की कोशिश की है कि नॉर्मली बेसिकली उस टाइम देखोगे कि इसमें आप देखोगे तो नॉर्मली जो योगी वाला सील्स है, इसमें बेसिकली योगी वाला सील क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो पोस्चर है वो योगिक पोस्चर है, और ये चारों तरफ कुछ एनिमल से घिरा हुआ है, और इसलिए इसको प्रोटोसिवा ही बोला गया है। क्योंकि भगवान शिव जी का भी मॉडर्न टाइम में आप देखोगे ना, तो उसके चारों तरफ आपको मतलब स्नेक दिखाई देगा, सामने नंदी आपको बैल दिखाई देगा। तो इस प्रकार से भगवान शिव को भी एनिमल्स के साथ कनेक्टेड किया गया है। तो इसी प्रकार से उसी मॉडर्न टाइम से हम एंशिएंट की टाइप जाते हैं, तो मॉडर्न टाइम में भगवान शिव को, अभी एंशिएंट टाइम वाले मुद्रा को देखोगे तो ये जिस हिसाब से बैठा हुआ है तो वो योगिक मुद्रा है, जो योग में बैठते हैं, तो इसलिए इसको योगिक मुद्रा बोला गया है। साथ ही इसके चारों तरफ आप देखोगे टाइगर आपको दिखाई देगा, एलिफेंट है, साथ ही राइनोसियर है, ये डीर है, ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार वाली सील को क्या बोला गया है, प्रोटोसिवा सील बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स भी हमें मिले हैं। तो भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है ना, उस टाइप के लिंक्स भी आपको बहुत सारे मिले हैं। तो ये माना जाता है कि भगवान शिव जी की भी यहाँ पूजा की जाती होगी। ठीक है, अब हम इसको ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें कुछ गलत हैं। शिव जी वाले एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने कैसे इसको समझने में थोड़ी सी गलतियाँ की है। तो बेसिकली यदि आपको पता हो तो इंडिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद यदि आप देखोगे तो कौन सा पीरियड आता है इंडियन हिस्ट्री में, वैदिक पीरियड आता है। और वैदिक पीरियड में यदि आप देखोगे तो इंडिया में जो मेन देवता हैं वो कौन कौन से हैं, वो मेन देवता हैं भगवान इंद्र, और दूसरा आपका भगवान अग्नि, और तीसरा आपका सोम है। ये तीन देवता इंपॉर्टेंट हैं। तो वैदिक टाइम में आप देखोगे शिव जी का कहीं भी नाम नहीं है। शिव जी का नाम है वो हमारे जब पौराणिक पीरियड आएगा, लेटर वैदिक टाइम में हम जाएंगे, तब भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा वाली थ्योरी हमारे सामने आती है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है 200 BC के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे 1500 BC में ये वेद वाला काम है, तो यहाँ पे उसका नाम नहीं है और यहाँ पे उसका नाम है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पुराने टाइम में कोई चीज़ थी और वो अचानक से बाद में चलकर वो समाप्त हो गई और फिर वो दोबारा से प्रकट हो गई। ठीक है, तो इसलिए इस मूर्ति को जो लोगों ने जो प्रोटोसिवा नाम दिया है ये गलत है। तो इसी से बोलते हैं कि कई चीज़ों को पहचानने में भी गलतियाँ की गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, द प्रोटोसिवा सील्स द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट द ऋग्वेद, ऋग्वेद जो कि वेद का पार्ट है, मेंशन से गॉड नेम रुद्रा, वहाँ पे रुद्र नाम से एक देवता का नाम मिला, उससे उन्होंने इसे कनेक्ट करने की कोशिश की है। और दिस नेम वाज लेटर यूज्ड शिवा इन द लेटर पौराणिक ट्रेडिशन, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इसका क्यों सही नहीं है? अनलाइक शिवा, रुद्रा इन द ऋग्वेदा इज नाइदर डिसाइप्टेड एज पाशुपति, क्योंकि ऋग्वेद में यदि आप रुद्र देवता को देखोगे तो वो भगवान शिव की तरह उसे वहाँ पे पशुपति के रूप में डिस्कवर्ड नहीं दिखाया गया है कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इन जनरल इन पर्टिकुलर, नोर एज योगी, और ना ही उसे योगी के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस सील में यदि आप देखोगे तो योगिक मुद्रा में, साथ ही चारों तरफ एनिमल दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रोटोसिवा बोलना सही नहीं है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन द ऋग्वेद, क्योंकि रुद्रा से जिसको मैच करने की कोशिश की गई है, तो ऋग्वेद में जो रुद्रा का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो इस पाशुपति वाली शेप से मैच नहीं करता है। तो ये क्या है? तो ये हो सकता है कि सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स ने बोला है कि ये हो सकता है कोई समन हो। समन बोलते हैं जो मतलब पूजा पाठ का काम करने वाले इतना तांत्रिक वगैरह होते थे। कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि ये भगवान शिव नहीं बल्कि एक समन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि कई बार कई सारी चीज़ें सही भी नहीं होती हैं। चलो, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब इस चैप्टर में जो कुछ इम्पोर्टेंट और हमें देखना है वो देखना है हमें पहले तो फिगर वाला। ठीक है, शुरुआत से हम देखते हैं 1 बाय 1। बाबा इसमें पूछा, ये पिक्चर आए तो सबसे पहले हड़प्पन सील, इसका आंसर दे दोगे। इसमें है क्या? एक तो एनिमल की पिक्चर बनी हुई है, कुछ मोटिव्स बने हुए हैं, एक स्क्रिप्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला पिक्चर तो ये हो गया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है नॉर्मली वहाँ पे 1 मार्क में।
और दूसरी जो फिगर यदि आप देखोगे तो ये तो टेराकोटा बुल है, आप आसानी से पहचान लोगे, बैल की फिगर है, पहचान ही लोगे। ये कॉपर के टूल्स हैं तो इसमें भी कुछ नहीं है। ये इस प्रकार से फिगर बनी हुई आए तो ये आपका क्या है, ये धोलावीरा में जो वाटर रिजर्व था ये उसकी फिगर है, ठीक है। तो धोलावीरा में जो जलाशय बनाया गया था ये उसकी फिगर है। ओके, तो इसको याद रख लेना एक बार। और बाकी फिगर में तो ये आप देखोगे तो मोहनजोदारो में जो ड्रेन है उसकी पिक्चर्स है। और फिर इम्पोर्टेंट फिगर इसमें देखोगे तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट फिगर इसमें पूछी जाती है वो हम बात कर रहे हैं आगे चलकर, इसको भी पूछने की बात नहीं है, ये भी नहीं है। ये एक टेराकोटा फिगर है जो मोहनजोदारो से मिली है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फिगर अभी हम आ रहे हैं उसके ऊपर, वो जरूर याद रख लेना। ये देखो एक वहाँ से एक सील मिली है, सील के ऊपर एक बोट को डिस्क्राइब किया गया है, नाव की जो नाव होती है वो बनी हुई है। देखो ये यहाँ पे शेप में यदि आप देखोगे तो ये नाव आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ये वाली, ठीक है। एक नाव इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है। ये सील किस प्रकार से यूज की जाती थी वो यहाँ पे बता ही दिया गया है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, प्रिस्ट किंग भाई जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसको पहचाना। प्रिस्ट किंग नाम है, कुछ भी नाम मत लिख देना। फिगर है तो उस फिगर का हेडिंग आपको बताना होगा, तो प्रिस्ट किंग है ये, ठीक है। और उसके बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है आपका, ये वाले भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है इस एग्ज़ाम के पर्पज से, ये आपकी मदर गॉडेस है, याद रखिएगा, ठीक है। मदर गॉडेस को प्रिस्ट किंग के अलावा ये मदर गॉडेस, और ये दूसरा प्रोटोसिवा, या जो भगवान शिव जी वाला जो है वो वाला फिगर है, ठीक है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको, रट्टा मार लेनी है यहाँ से फिगर वाले में। प्रोटा शिव जी की जो फिगर है वो याद रख लेना, ठीक है। मदर गॉडेस है उसको याद कर लेना, और साथ में जो प्रिस्ट किंग है उसको देख लेना, और इसके अलावा जो वाटर रिजर्व है धोलावीरा में उसको देख लेना। तो 4 ही चीज़ें जिनको पहचाना है तो इजीली पहचान पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पैसेज से रिलेटेड कि पैसेज में क्या दिक्कत है। पैसेज इजी है वैसे तो पैसेज, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पैसेज भी इम्पोर्टेंट है इस बार। तो पैसेज की शुरुआत हो रही है यहाँ से, चलो ये आ रहा है पहला पैसेज कि हाउ द आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। तो इस पैसेज में तो कुछ भी नहीं है। इस पैसेज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है ना, वो याद रखने के लिए अर्नेस्ट मेके की जो बुक का नाम है ना वो याद रखना है। तो यहाँ पे तो इस बुक का नाम है कुछ अलग ही है, क्योंकि हिंदी में वहाँ पे दिया गया होगा, तो यहाँ नहीं समझ पा रहे हो तो हिंदी मीडियम वाली बुक में चले जाना, वहाँ पे इसका नाम ही मिल जाएगा। ये आपकी बुक में तो मिल ही जाएगा, ये तो पीडीएफ है तो ये नाम इसमें कुछ अलग हो गया है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट मेके की जो बुक है ना, इस बुक का नाम जरूर याद रख लेना, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, ठीक है। अगला वाला जो पैसेज में आओगे उसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, छोड़ो। कैथेड्रल्स के बारे में भी कोई पैसेज में नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आ सकता है सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो सकती है, पैसेज वाला डायरेक्ट पूछ सकता है कि हड़प्पा की जो ड्रेन्स है उन ड्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें मेके साहब ही दे रहे हैं, ठीक है। और मेके साहब का यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंसेंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। तो भैया ये चीज़ किसके बारे में बोली गई है, तो पूछ लेगा नगरों के बारे में, ड्रेन्स के बारे में, स्ट्रीट्स के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, शिल्प मेकिंग के बारे में। तो सिंपल से याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए मेके साहब ने बोला है, और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वो अर्नेस्ट मेके दे रहे हैं। और अर्नेस्ट मेके ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या बोला, द मोस्ट एंसेंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, और उसमें बोला है दिस इज द सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंसेंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, का अभी तक का खोजा गया सबसे इम्पोर्टेंट एंसेंट सिस्टम है जिसकी अभी तक खोज हुई है। उसके बाद नीचे जो बोला गया है वो तो सिंपल सिंपल बेसिक बात है, बस केवल एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे उन्होंने बोला कि लाइम स्टोन वाज यूज फॉर द कवर्स, की जो ड्रेन्स थी उनको कवर करने के लिए लाइम स्टोन का यूज करते थे, ओके। इसके अलावा उन्होंने 2-3 और बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है उनकी,
दोबारा से अपनी बुक में देख लेना, यहाँ पे अर्नेस्ट मेके साहब की बुक का नाम क्या है वो देख लेना, ठीक है। ओके। दूसरा इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट की, एट लोथल, लोथल के अंदर हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, ड्रेन्स वर मड मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स। कि लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ पर भाई गरीब लोग रहते थे, तो उनके घर तो कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन वहाँ भी यदि आप ड्रेनेज सिस्टम देखोगे तो वो पक्की ईंटों का बना है, ब्रंट ब्रिक्स का बना हुआ है। तो इस प्रकार का डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं कि एट विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन द हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स एंड ड्रेन्स वर मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स। तो ये होगा लोथल। देखो पुराने टाइम में एग्जाम में है ना, इस प्रकार से जो पैसेज वाले सवाल थे वहाँ से एमसीक्यू नहीं पूछते थे, लेकिन इस साल सभी जगह से वो सवाल निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, लोथल वो जगह थी जहाँ से घर हैं वो तो मड ब्रिक्स के बने हुए थे और ड्रेन्स हैं वो ब्रंट ब्रिक्स की बनी हुई थी। ये पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलेगी लोथल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो पैसेज है, होर्ड्स किसको बोलते हैं? तो होर्ड्स भैया जो ज़मीन के अंदर आप कुछ कीमती चीज़ों को दबा के रखते हो ना, तो वो आपको खजाना होता है, तो उसको होर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। बाकी पैसेज 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 एक और पैसेज आ गया। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो अलग अलग टाइप के वो आए थे ना, कि भाई इसका डिक्लाइन कैसे हो गया, तो अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है। तो जॉन मार्शल साहब ने सबसे पहली जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर ज़रूर किसी न किसी ने इनके ऊपर अटैक किया होगा, जिसके कारण वो लोग हैं अपने इलाके को छोड़ के भाग गए थे। तो जॉन मार्शल साहब ने यहाँ पे एक गली का डिस्क्रिप्शन दिया है जिसको उन्होंने बोला डेड मैन लेन। DEAD, डेड यानी मरे हुए लोग, MAN मैन यानी आदमी, और लेन यानी गली। क्योंकि यहाँ पे देखो एक 3 फीट और 6 फीट चौड़ी है ना एक गली मिली है जहाँ से बहुत सारी बोन्स मिली हैं। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्कल एंड दी बोन्स ऑफ द थोरोक्स एंड दी अपर आर्म ऑफ एन अडल्ट वर डिस्कवर्ड। तो ये माना गया है कि ये सारी बोन्स और स्केल्टन वगैरह यहाँ पे इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अटैक हुआ होगा, जिस अटैक में लोग मारे गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने जॉन मार्शल साहब ने बोला है, इनकी बुक का नाम देख लीजिएगा, ये आपकी बुक में चैप्टर में मिल जाएगी। और जिस लेन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया उस लेन का नाम क्या है? डेड मैन लेन है। तो डेड मैन लेन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन किसका है? जॉन मार्शल साहब का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है व्हीलर साहब के द्वारा, तो व्हीलर साहब ने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि अर्लीस्ट नो ही, व्हीलर साहब ने जो थ्योरी दी है अपनी यहाँ पे अटैक की, उन्होंने ये बोला है कि भैया इंद्र थे वो आर्यों का एक वार गॉड था और उसने इसके ऊपर अटैक किया और उसको फोर्ट डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता था। हिंदी में यदि पढ़ोगे तो इंद्र का एक पर्यायवाची क्या होता है? पुरंदर होता है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को नष्ट करने वाला, ठीक है। तो व्हीलर साहब ने यहाँ पे ये थ्योरी दी है कि इंद्र जो कि आर्यों का देवता था और जो कि फोर्ट फोर्ट डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे हड़प्पन पीपल्स को भी आप देखोगे तो उनका शहर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट को कैथेड्रल यानी कि फोर्ट बोला जाता है, दूसरा लोअर टाउन है। तो यहाँ पे इंद्र के लीडरशिप में आर्यन ने यहाँ पे अटैक किया होगा जिससे कि ये पूरी सिविलाइजेशन है वो नष्ट हो गई होगी। अब मॉडर्न टाइम में हम जानते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि इंद्र है वो ऋग्वेदिक पीरियड का देवता है और ऋग्वेद है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद शुरू होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बाद का आदमी पहले आके अटैक करके चला जाए। लेकिन ये थ्योरी किसने दी है? जो व्हीलर साहब ने दी है। तो याद रख लीजिएगा, इंद्र कौन था? आर्यों का देवता था, उसको क्या बोलते थे? फोर्ट डिस्ट्रॉयर बोलते थे। और व्हीलर साहब ने बोला है कि इंद्र के लीडरशिप में हड़प्पन पीपल पे अटैक हुआ होगा जिसके कारण वो सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई होगी। ओके। उसके अलावा इस पैसेज में तो ऐसा कुछ और इम्पोर्टेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस पैसेज में और इम्पोर्टेंट। वैसे ये GF डेल्स की बुक का नाम जरूर याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बन रही। ये व्हीलर इन हड़प्पा वाला भी देखिए, व्हीलर साहब कैसे पहुंचे थे, तो यहाँ पे इतना सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल इस व्हीलर की बुक का नाम याद रख लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पे फ्रॉम आर्यम व्हीलर जो बुक का नाम है ना वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो और कुछ इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं, बस जो लास्ट चीज़ हमारे लिए चैप्टर में बची है वो और देख लेते हैं हम।
1 मिनट में। और वो है हमारा, क्या बच गया सबसे लास्ट में, किसी को ध्यान हो तो? वो हमारा रह गया मैप वर्क। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। मैप वर्क में यदि हम देखें तो बेसिकली कौन कौन से मैप्स आपके, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मैप सिलेबस में कौन सा है।